तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम हालिया भू राजनीतिक मीडिया ब्रॉडकास्ट के एक बेहद सनसनीखेज और उलझे हुए जाल को डीकोड करने वाले हैं। आज के इस डिजिटल युग में ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे खबरें दुनिया भर के देशों को एक ही कहानी में पिलो देती हैं। ये एक ऐसा ही इको चैम्बर बन चुका है जहां हर खबर एक दूसरे को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जरा सोचिए, क्या हो अगर समुद्र के किसी एक छोटे से हिस्से में हुआ विवाद रातों रात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। हाल ही के डिजिटल न्यूज अपडेट्स को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, तनाव का एक बहुत ही छोटा सा बिंदु भी एक बड़े डोमिनोज इफेक्ट को ट्रिगर कर सकता है। एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरी दुनिया की व्यापारिक धमनियों को रोक सकती है, यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। अब जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उन वैश्विक शक्तियों और नेताओं की विशाल लिस्ट जिन्हें अचानक इस मीडिया नैरेटिव में खींच लिया गया है। अमेरिका, ईरान और इजराइल तो हैं ही, लेकिन साथ में सऊदी अरब, कुवैत, पाकिस्तान और यहाँ तक कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया का नाम भी इन खबरों में उछाला जा रहा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय घटना को ग्लोबल वॉर के दावों में बदल दिया जाता है। सूचनाओं के इस भारी भ्रम और जाल को सुलझाने के लिए हम इस पूरे घटनाक्रम को 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे होर्मुज जलडमरू मध्य के संकट की, फिर सहयोगी देशों की भूमिका, उसके बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता, फिर आर्थिक चौक पॉइंट्स और अंत में इस पूरे ग्लोबल वेब की। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल केंद्र से, यानी होर्मुज का संकट। अमेरिका और ईरान के बीच रिपोर्ट किए गए नौसैनिक और सैन्य तनाव का ये वो केंद्र बिंदु है जहां से इन सारी सनसनीखेज खबरों की शुरुआत होती है। अब इस मीडिया रिपोर्टिंग के विरोधाभास को ही ले लीजिए। एक तरफ बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने होर्मुज से जहाज़ों को गाइड करने वाले ऑपरेशन को रोक दिया है। वहीं दूसरी तरफ द नेशनल डेस्क दावा करता है कि अमेरिका ने नाकाबंदी से बचने के लिए 2 और ईरानी टैंकरों पर गोलियां दागी हैं। ये दो बिल्कुल अलग कहानियां इस बात का सबूत हैं कि मीडिया चक्र में फिलहाल कितना भारी भ्रम फैला हुआ है। बात यही नहीं रुकती, कई प्रमुख हेडलाइंस में तो तनाव के एकदम चरम पर पहुंचने के दावे किए जा रहे हैं। इनमें खमेनी द्वारा परमाणु परीक्षण की अटकलें लगाई जा रही हैं। यह भी दावा किया गया है कि ईरान के IRGC ने अमेरिकी सेना को उस क्षेत्र से बाहर धकेल दिया है और PGSA नामक किसी नए ढांचे को तैयार करने की बात भी कही जा रही है। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, सहयोगी देशों की भूमिका। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि कैसे पड़ोसी देशों को इस तत्काल विवाद में कथित तौर पर खींचा जा रहा है। कई ब्रॉडकास्ट तो स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहे हैं कि सऊदी अरब और कुवैत अमेरिकी सैन्य युद्धाभ्यास के लिए अपने हवाई क्षेत्र खोल रहे हैं। देखिए, ये कोई सामान्य कूटनीतिक गतिविधि नहीं है, इसे एक बहुत बड़े रणनीतिक कदम के रूप में रिपोर्ट किया जा रहा है जो पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव का दावा करता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन क्षेत्रीय अपडेट्स के अनुसार हवाई क्षेत्र का ये सहयोग विशेष रूप से प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम के एक ऑपरेशन के पुनरुद्धार से जुड़ा है। खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस नए हवाई क्षेत्र का उपयोग करके इस सैन्य ऑपरेशन को फिर से शुरू करने वाले हैं। यह एक बार फिर से बेहद नाटकीय मीडिया रिपोर्टिंग का एक प्रमुख उदाहरण है। खैर, जब सैन्य तनाव इतना हो तो कूटनीति भी पीछे नहीं रहती। तीसरे हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान जैसे तीसरे पक्ष के राष्ट्र कथित तौर पर इस भारी तनाव के बीच मध्यस्थ के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं। डॉन न्यूज़ की एक हेडलाइन काफी ध्यान खींचती है। ये मजबूती से सुझाव देती है कि पाकिस्तान इन बढ़ती ईरान युद्ध की अफवाहों के बीच एक केंद्रीय मध्यस्थ की भूमिका में आ रहा है। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय तनाव को शांत करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों को मीडिया में कितनी ज्यादा प्रमुखता मिल रही है। चलिए अब सैन्य दिखावे और कूटनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असली खेल की, यानी अर्थव्यवस्था। ये डोमिनोज इफेक्ट कैसे काम करता है और एक स्थानीय विवाद कैसे पूरी दुनिया के लिए भारी वित्तीय जोखिम पैदा कर सकता है। $600 अरब, जी हां, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये चीन के उस व्यापार का मूल्य है जो इस होर्मुज और क्षेत्रीय संकट की वजह से सीधे तौर पर जोखिम में बताया जा रहा है। एक छोटी सी जगह का संकट कैसे रातों रात ग्लोबल इकोनॉमी पर भारी पड़ सकता है, ये विशाल आंकड़ा उसी की गवाही देता है। मीडिया चैनल्स इस वित्तीय खतरे को सीधे इन अटकलों से जोड़ रहे हैं कि तनाव बढ़ने पर मलक्का जलडमरू मध्य को भी ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तबाही के उलट मीडिया पाकिस्तान के लिए एक संभावित वित्तीय उछाल और ग्वादर बंदरगाह के उदय की भविष्यवाणी भी कर रहा है।
यानी एक तरफ भारी नुकसान तो दूसरी तरफ किसी और का सीधा आर्थिक फायदा। और इन सब खतरों के बीच जिक्र आता है एक 1300 किलोमीटर लंबे विशाल बाईपास का। जब पारंपरिक और सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते खतरे में पड़ते हैं तो देश कैसे तुरंत अरबों डॉलर के वैकल्पिक रास्ते खोजने लगते हैं, ये उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रोफेसर जियांग का विश्लेषण बताता है कि ये सिर्फ एक पुल का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हॉर्मुज के इस पूरे ट्रैप को बाईपास करने का एक स्थायी समाधान है। सैद्धांतिक रूप से ये वैश्विक व्यापार के खिलाफ होने वाली किसी भी नाकाबंदी को पूरी तरह से शक्तिहीन बना देता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े पहलू पर, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वेब, जहां सारे तार आपस में जुड़ जाते हैं और ये स्थानीय चोखोल्ड दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा डिजिटल इकोसिस्टम व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ तक कि किम जोंग उन जैसे नेताओं को सीधे मध्य पूर्व के इन बदलते तनावों से जोड़ता है। चीन का अरबों का व्यापार दांव पे है, रूस वैश्विक तनाव देख रहा है और उत्तर कोरिया तक को इस व्यापक युद्ध की अटकलों के बीच मॉनिटर किया जा रहा है। दुनिया की हर बड़ी ताकत इस एक नैरेटिव का हिस्सा बन गई है। अब जरा इन कीवर्ड्स और मेटाडेटा टैग्स को सुनिए। ये आज की आधुनिक डिजिटल युद्ध रिपोर्टिंग की अराजक प्रकृति को पूरी तरह से समेट लेते हैं। सर्च एल्गोरिथम का ध्यान खींचने के लिए दुनिया के हर बड़े राजनेता और देश का नाम बस एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जानकारी को केवल और केवल सनसनी में बदल देता है। तो इन सारी सनसनीखेज हेडलाइंस और दावों को अगर हम एक पल के लिए किनारे रख दें तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। संकरे जलमार्गों में होने वाले आधुनिक संघर्ष इतनी जल्दी पूरी दुनिया के संतुलन को कैसे खतरे में डाल सकते हैं? एक छोटा सा भौगोलिक चोक पॉइंट पूरे वैश्विक कूटनीति को निर्देशित करने की असीम शक्ति कैसे रखता है? ये विश्लेषण आज यहीं समाप्त होता है, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हमारी आधुनिक वैश्विक व्यवस्था सच में इतनी नाजुक है?